नमस्कार। लाइफ इन कलर में आप सभी का स्वागत है। स्वाधीनता दिवस की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। आज इस दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के संग्रह से देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक कहानी जिसका नाम है यही मेरा वतन। तो आइए सुनते हैं कहानी यही मेरा वतन। आज पूरे 60 बरस के बाद मुझे अपने वतन, प्यारे वतन के दर्शन फिर से नसीब हुए। जिस वक्त मैं अपने प्यारे देश से विदा हुआ और किस्मत मुझे पश्चिम की तरफ ले चली, मेरी उठती जवानी थी। मेरी रगों में ताज़ा खून दौड़ता था और सीना उमंगों और बड़े बड़े इरादों से भरा हुआ था। मुझे प्यारे हिंदुस्तान से किसी जालिम की सख्तियों और इंसाफ के ज़बरदस्त हाथों ने अलग नहीं किया था। ना ही जालिम का जुल्म और कानून की सख्तियाँ मुझसे जो चाहे करा सकती हैं, मगर मेरा वतन मुझसे नहीं छुड़ा सकती। यह मेरे बुलंद इरादे और बड़े बड़े मंसूबे थे जिन्होंने मुझे देश से निकाल दिया। मैंने अमेरिका में खूब व्यापार किया, खूब दौलत कमाई और खूब ऐश किया। भाग्य से बीवी भी ऐसी पाई जो अपने रूप में बेजोड़ थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा सारे अमेरिका में फैली हुई थी और जिसके दिल में किसी ऐसे ख्याल की गुंजाइश भी नहीं थी जिसका मुझसे कोई संबंध ही ना हो। मैं उस पर दिलो जान से न्योछावर था और वह मेरे लिए सब कुछ थी। मेरे 5 बेटे हुए, सुंदर, हृष्ट-पुष्ट और नेक, जिन्होंने व्यापार को और भी चमकाया और जिनके भोले नन्हे बच्चे उस वक्त मेरी गोद में बैठे हुए थे जब मैंने प्यारी मातृभूमि का अंतिम दर्शन करने के लिए यह कदम उठाया। मैंने बेशुमार दौलत, वफादार बीवी, सपूत बेटे और प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े, ऐसी ऐसी अनमोल नेमतें छोड़ दी, इसलिए कि प्यारी भारत माता के मैं अंतिम दर्शन कर लूं। मैं बहुत ही बुढ़ा हो गया था। 10 और हो तो पूरे 100 बरस का हो जाऊंगा। और अब अगर मेरे दिल में कोई आरज़ू बाकी है तो यही कि अपने देश की खाक में मैं मिल जाऊं। यह आरज़ू कुछ आज ही मेरे मन में पैदा नहीं हुई है, उस वक्त भी थी जबकि मेरी बीवी अपनी मीठी बातों और नाजुक अदाओं से मेरा दिल खुश किया करती थी, जबकि मेरे नौजवान बेटे सवेरे आकर अपने बूढ़े बाप को अदब से सलाम करते थे। उस वक्त भी मेरे जिगर में एक कांटा सा खटकता था और वह कांटा यह था कि मैं यहाँ अपने देश से निर्वासित हूँ। यह देश मेरा नहीं है, मैं इस देश का भी नहीं हूँ। धन मेरा था, बीवी मेरी थी, लड़के मेरे थे और जायदादें मेरी ही थीं। मगर जाने क्यों मुझे रह रहकर अपनी मातृभूमि के टूटे फूटे झोपड़े, 4-4 बीघा मौरूसी ज़मीन और बचपन के लंगोटिया यारों की याद सताया करती थी। और अक्सर खुशियों की धूमधाम में भी यह ख्याल चुटकी लिया करता कि काश मैं अपने देश में होता और यह सब वहाँ कर रहा होता। मगर जिस वक्त बम्बई में जहाज से उतरा और काले कोट पतलून पहने टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते मल्लाह देखे, फिर अंग्रेजी दुकानें, ट्रामवे और मोटर गाड़ियाँ नजर आईं, फिर रबड़ी वाले पहियों और मुंह में चुरुट दाबे आदमियों से मुठभेड़ हुई। रेल का स्टेशन और रेल पर सवार होकर अपने गांव को मैं चला, प्यारे गांव को जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच में आबाद था। तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं खूब रोया क्योंकि यह मेरा प्यारा देश था। यह वह देश न था जिसके दर्शन की लालसा हमेशा मेरे दिल में लहरें लिया करती थी। यह कोई और ही देश था। यह अमेरिका था, इंग्लिस्तान था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि यह मेरा प्यारा भारत नहीं है।
रेलगाड़ी जंगलों, पहाड़ों, नदियों और मैदानों को पार करके मेरे प्यारे गांव के पास पहुंची, जो किसी जमाने में फूल पत्तों की बहुतायत और नदी नालों की प्रचुरता में स्वर्ग से होड़ करता था। मैं गाड़ी से उतरा तो मेरा दिल बासों उछल रहा था। अब अपना प्यारा घर देखूंगा, अपने बचपन के प्यारे साथियों से मैं मिलूंगा। मुझे उस वक्त यह बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं 90 बरस का एक बूढ़ा आदमी हूँ। ज्यों-ज्यों मैं गांव के पास पहुंचता था, मेरे कदम जल्दी जल्दी उठते थे और दिल में एक ऐसी खुशी लहरें मार रही थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। हर चीज पर आंखें फाड़ फाड़ कर निगाह डालता। आहा, यह तो वही नाला है जिसमें हम रोज घोड़े नहलाया करते थे और खूब ही गोते लगाते थे। मगर अब इसके दोनों तरफ कांटेदार तारों की चार दीवारी खिंची हुई थी और सामने एक बंगला था जिसमें दो तीन अंग्रेज बंदूकें लिए इधर उधर ताक रहे थे। नाले में नहाने या नहलाने की सख्त मनाही थी। गांव में गया और आंखें बचपन के साथियों को ढूंढने लगी, मगर अफसोस, ये सबके सब मौत का निवाला बन चुके थे और मेरा टूटा फूटा झोपड़ा, जिसकी गोद में मैं बरसों तक खेला था, जहाँ बचपन और बेफिक्रियों के मज़े लूटे थे, जिसका नक्शा अभी तक मेरी आंखों में ही फिर रहा था, अब वह एक मिट्टी का ढेर बन गया था। जगह गैर आबाद न थी। सैकड़ों आदमी चलते फिरते मुझे नजर आए, जो अदालत और कलेक्टरी और थाने पुलिस की ही बातें कर रहे थे। उनके चेहरे बेजान और फिक्र में डूबे हुए थे और वह सब दुनिया की परेशानियों से टूटे हुए मालूम होते थे। मेरे साथियों के से हृष्ट पुष्ट, सुंदर, गोरे चिट्टे नौजवान कहीं भी दिखाई नहीं दिए। वह अखाड़ा जिसकी मेरे हाथों ने बुनियाद डाली थी, वह अब एक टूटा फूटा स्कूल था और उसमें गिनती के बीमार शक्ल सूरत के बच्चे, जिनके चेहरों पर भूख लिखी थी, चिथड़े लगाए बैठे हुए वहां पर ऊँघ रहे थे। नहीं, यह मेरा देश नहीं है। यह देश देखने के लिए क्या मैं इतनी दूर से नहीं आया? यह कोई और ही देश है। मेरा प्यारा देश आखिर कहाँ है? यह तो वो नहीं है। उस बरगद के पेड़ की तरफ दौड़ा, जिसकी सुहानी छाया में हमारे बचपन के मज़े लूटे थे, जो हमारे बचपन का हिंडोला और जवानी की आरामगाह था। इस प्यारे बरगद को देखते ही रोना सा आने लगा मुझे और ऐसी हसरत भरी तड़पाने वाली दर्दनाक यादें ताज़ा हो गई कि घंटों जमीन पर बैठकर मैं रोता रहा। यही प्यारा बरगद है जिसकी फुनगियों पर हम चढ़ जाते थे, जिसकी जटाएं हमारा झूला थीं और जिसके फल हमें सारी दुनिया की मिठाइयों से भी ज़्यादा मज़ेदार और मीठे मालूम होते थे। वह मेरे गले में बाहें डालकर खेलने वाली हमजोली, जो कभी रूठते थे कभी मनाते थे, वह सब कहाँ गए? आह, मैं बेघर-बार मुसाफिर क्या अब एकदम अकेला हूँ? क्या मेरा कोई साथी नहीं? इस बरगद के पास अब थाना और पेड़ के नीचे एक कुर्सी पर कोई लाल पगड़ी बांधे बैठा हुआ था। उसके आसपास 10-20 और लाल पगड़ी वाले हाथ बांधे खड़े थे और एक अधनंगा, अकाल का मारा आदमी, जिस पर अभी अभी चाबुकों की बौछार हुई थी, पड़ा सिसक रहा था। मुझे ख्याल आया, यह मेरा प्यारा देश तो नहीं है, यह कोई और ही देश है। यह यूरोप है, अमेरिका है, मगर मेरा प्यारा देश नहीं है। नहीं, हरगिज नहीं है। इधर से निराश होकर मैं उस चौपाल की ओर चला, जहाँ शाम को पिताजी गांव के और बड़े बूढ़ों के साथ हुक्का पीते और हंसी दिल लगी करते थे। हम भी उस टाट पर कलाबाजियाँ खाया करते थे। कभी कभी वहाँ पंचायत भी बैठती थी, जिसके सरपंच हमेशा पिताजी ही होते थे। इसी चौपाल से लगी हुई एक गौशाला थी, जहाँ गांव भर की गायें रखी जाती थीं
और हम यही बछड़ों के साथ कुलेले किया करते थे। अफसोस, अब इस चौपाल का पता भी ना था। वहाँ अब गांव के टीका लगाने का स्टेशन और एक डाक खाना था। उन दिनों इसी चौपाल में लगा हुआ एक कोल्हाड़ा था, जहाँ जाड़े के दिनों में ऊख पेरी जाती थी और गुड़ की महक से दिमाग तर हो जाता था। हम और हमारे हमजोली घंटों गंडेरियों के इंतजार में बैठे रहते थे और गंडेरिया काटने वाले मजदूरों के हाथों की तेजी पर अचरज करते थे, जहाँ सैकड़ों बार मैंने कच्चा रस और पक्का दूध मिलाकर पिया था। यहाँ आसपास के घरों से औरतें और बच्चे अपने अपने घड़े लेकर आते और उन्हें रस्से भरवा कर ले चले जाते थे। अफसोस, वह कोल्हू अभी ज्यों के त्यों गड़े हुए थे, मगर देखो, कुल्हाड़े की जगह जगह पर अब एक सन लपेटने वाली मशीन है और उसके सामने एक तंबोली और सिगरेट की दुकान है। इन दिल को छलनी करने वाले दृश्यों से दुखी होकर मैंने एक आदमी से, जो सूरत से शरीफ नज़र आता था, उससे कहा, बाबा, मैं परदेसी मुसाफिर हूँ, रात भर पड़े रहने के लिए मुझे जगह दे दो। इस आदमी ने मुझे सर से पैर तक घूर कर देखा और बोला, आगे जाओ, यहाँ जगह नहीं है। मैं आगे गया और यहाँ से फिर हुक्म मिला, अब और आगे जाओ। 5वीं बार सवाल करने पर एक साहब ने मुट्ठी भर चने मेरे हाथ पर रख दिए। चने मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़े और आंखों से आंसू बहने लगे। हाय, यह मेरा प्यारा देश तो नहीं है, यह कोई और ही देश है। यह हमारा मेहमान और मुसाफिर की आवभगत करने वाला प्यारा देश, आहा, यह हमारा प्यारा देश नहीं, हरगिज नहीं। मैंने एक सिगरेट की डिबिया ली और एक सुनसान जगह पर बैठकर बीते दिनों की याद करने लगा। यकायक मुझे उस धर्मशाला का ख्याल आया जो मेरे परदेश जाते वक्त बन रहा था। मैं उधर की तरफ लपका कि रात किसी तरह वहीं काट लूं, मगर अफसोस, बेहद अफसोस, धर्मशाला की इमारत ज्यों की त्यों थी, लेकिन उसमें गरीब मुसाफिरों के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। शराब और शराबखोरी, जुआ और बदचलनी का वह अड्डा था। यह हालत देखकर बरबस दिल से एक ठंडी आह निकली। मैं जोर से चीख उठा, नहीं नहीं, और 1000 बार नहीं, यह मेरा वतन, यह मेरा प्यारा देश, मेरा प्यारा भारत नहीं है। यह कोई और ही देश है। यह यूरोप है, अमेरिका है, मगर भारत तो हरगिज नहीं है। अंधेरी रात थी। गीदड़ और कुत्ते अपने राग अलाप रहे थे। मैं दर्द भरा दिल लिए उसी नाले के किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? क्या फिर अपने प्यारे बच्चों के पास लौट जाऊं और अपनी नामुराद मिट्टी अमेरिका की खाक में ही मिलाऊं? अब तो मेरा कोई वतन ही ना था। पहले मैं वतन से अलग ज़रूर था, मगर प्यारे वतन की याद दिल में बनी हुई थी। अब बेवतन हूँ, मेरा कोई वतन नहीं। इसी सोच विचार में बहुत देर तक चुपचाप घुटनों में सिर दिए मैं बैठा रहा। रात आंखों ही आंखों में कट गई। घड़ियाल ने 3 बजाए और किसी के गाने की आवाज़ कानों में आई। दिल ने गुदगुदाया, यह तो वतन का नगमा है, अपने देश का राग है। मैं झट से उठ खड़ा हुआ। क्या देखता हूँ कि 15-20 औरतें, बूढ़ी, कमज़ोर, सफ़ेद धोतियाँ पहने, हाथों में लोटे लिए स्नान को जा रही हैं और वे ही गाती जाती हैं, प्रभु मेरे अवगुण चितना धरो। इस मादक और तड़पा देने वाले राग से मेरे दिल को जो हालत हुई उसका बयान करना मुश्किल है। मैंने अमेरिका की चंचल से चंचल, हंसमुख से हंसमुख सुंदरियों की आलाप सुनी थी और उनकी जवानों में से मोहब्बत और प्यार के बोल भी सुने थे, जो मोहक गीतों से भी ज़्यादा मीठे थे। मैंने प्यारे बच्चों के अधूरे बोलों और तोतली बानी का भी आनंद उठाया था। मैंने सुरीली चिड़ियों का चहचहाना सुना था, मगर जो लुत्फ़ और जो मज़ा, जो आनंद मुझे गीत में आया, वह ज़िंदगी में कभी और हासिल नहीं हुआ था।
मैंने खुद गुनगुनाना शुरू कर दिया। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। मैं तन्मय हो रहा था कि फिर मुझे बहुत से आदमियों की बोलचाल सुनाई पड़ी और कुछ लोग हाथों में पीतल के कमंडल लिए शिव शिव हर हर गंगे 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 नारायण नारायण कहते हुए दिखाई दिए। मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया, यह तो मेरे देश प्यारे देश की ही बातें हैं। मारी खुशी के दिल मेरा बाग बाग हो गया। मैं इन आदमियों के साथ हो लिया और 1 2 3 4 5 6 मील पहाड़ी रास्ता पार करने के बाद हम उस नदी के किनारे पहुँचे जिसका नाम पवित्र है, जिसकी लहरों में डुबकी लगाना और जिसकी गोद में मरना हर हिंदू सबसे बड़ा पुण्य समझता है। गंगा मेरे प्यारे गांव से 6-7 मील पर बहती थी और किसी ज़माने में सुबह के वक्त घोड़े पर चढ़कर गंगा माता के दर्शन को आना ज़रूरी था और मैं आया करता था। उनके दर्शन की कामना मेरे दिल में हमेशा से थी। यहाँ मैंने हजारों आदमियों को इस सर्द ठिठुरते हुए पानी में डुबकी लगाते हुए देखा। कुछ लोग बालू पर बैठे गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, कुछ लोग हवन करने में लगे हुए थे और कुछ लोग माथे पर टीके लगा रहे थे। कुछ लोग वेद मंत्र सस्वर पढ़ रहे थे। मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया और मैं जोर से कह उठा, हाँ हाँ, यही मेरा देश है, यही मेरा वतन है और यही मेरा भारत है। मैं इसी के दर्शन की, इसी की मिट्टी में मिल जाने की आरज़ू लिए अपने दिल में मैं यहाँ आया था। अपने प्यारे भारत देश से मिलने मैं यहीं आया था। मैं खुशी में पागल हो रहा था। मैंने अपना पुराना कोट और पतलून उतार फेंका और जाकर गंगा माता की गोद में गिर पड़ा। जैसे कोई नासमझ भोला भाला बच्चा दिन भर पराए लोगों के साथ रहने के बाद शाम को अपनी प्यारी माँ की गोद में दौड़ कर चला आता है और उसकी छाती से लिपट जाता है। हाँ, अब मैं अपने ही देश में हूँ। यही मेरा प्यारा वतन है। यह लोग मेरे भाई हैं और गंगा, गंगा मेरी माता है। मैंने ठीक गंगा जी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली है और अब मुझे सिवाय राम नाम जपने के और कोई भी काम नहीं है। मैं रोज़ शाम सवेरे गंगा स्नान करता हूँ और यह मेरी लालसा है कि इसी जगह मेरा दम निकले और मेरी हड्डियाँ गंगा माता की लहरों की भेंट चढ़ जाए। मेरे लड़के और मेरी बीवी मुझे बार बार बुलाते हैं, मगर अब मैं यह गंगा का किनारा और यह प्यारा देश छोड़कर वहाँ नहीं जा सकता। मैं अपनी मिट्टी गंगा जी को सौंपूंगा। अब दुनिया की कोई इच्छा, कोई आकांक्षा मुझे यहाँ से नहीं हटा सकती, क्योंकि यह मेरा प्यारा देश है, मेरी प्यारी मातृभूमि है और मेरी लालसा है कि मैं अपने देश में ही मरूं और अपनी देश की मिट्टी में ही मिल जाऊं। यही मेरा प्यारा वतन है। और इस तरह ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।